नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक एवं शिक्षक के मध्य मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इन दोनों के मध्य मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यालय की प्रगति के संदर्भ में उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करने में सफल हो सके। तो यहाँ पे 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगशालाओं में बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, अन्वेषण करके वो प्रयोगशालाओं में ज्ञान को अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषताएं नहीं है। तो संप्रेषण की विशेषता यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, आप कैसा महसूस करेंगे जब आपके जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी क्षेत्र में उन्नति करते हैं, तो आप आत्मसंतोष की भावना आपके अंदर जागृत होती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना किया जाता है। तो वो कौन सा पाठ्यक्रम होगा, तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रवृत्ति एवं क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान में रखे किया जाता है तो वहाँ पे क्या आएगा, चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम। ठीक है, लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए, स्कूल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, स्कूल में ही ना। तो स्कूल का ही कर्तव्य या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम स्टूडेंट के अंदर नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दें। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो शिक्षक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए। तो शिक्षक को किस प्रकार से यहाँ पे आदेश देना चाहिए अगर आपके स्टूडेंट वहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा, धीमी आवाज में बोलकर। ठीक है, धीमी आवाज में बोलकर वो अपने स्टूडेंट को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं कि, तो क्या जान सकते हैं आप, कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है। बिल्कुल सही है, सारे बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ होती है ना। तो एक जो स्टूडेंट होता है वो किस हाल में है, वो तनाव में है, वो उसको कुछ टेंशन है, वो सर दर्द है उसको, या कुछ उसकी तबीयत खराब है, उसका टीचर उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ जान लेता है। ठीक है, बी है यहाँ पे, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है और कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, ये सभी हम जान सकते हैं किसी भी बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें प्रेरणा देना किसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये कार्य किसका होता है, तो ये होता है शिक्षण का और विद्यालय का। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह साबित हो चुका है कि एक ही उम्र के बच्चों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। तो एक ही उम्र के बच्चों में मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता स्तर में भिन्नताएं होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब एक ही उम्र के बच्चों में सब कैरेक्टर एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर सेकेंडरी क्लास में अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की जो न्यूनतम
योग्यता है वो होना चाहिए, उसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, क्या चाहे आपका MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, तभी जाके वो हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ा सकता है। तो ऑप्शन डी होगा 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो किसके लिए है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और किसमें कहा गया है? ये RTE में, राइट टू एजुकेशन में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्ले थेरेपी है इसका प्रयोग बालकों की शिक्षा में किया जाता है। तो यहाँ पे जो 13 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझने के लिए बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो 14 है इसका सही आंसर क्या होगा कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास एक अध्यापक कैसे कर सकता है? तो उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, जितना ज़्यादा वो किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमताओं का विकास होगा प्रयोग करने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से आंकलन या असेसमेंट एवं इवोल्यूशन दोनों के उद्देश्य कौन से हैं? तो दोनों के उद्देश्य यहाँ पे कौन से हैं? बच्चों की क्षमता हो गया, अनुभूति और अधिगम का मापन, ये सभी उद्देश्य हैं आंकलन एवं मूल्यांकन के। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा से संबंधित शिक्षण कार्य को निभाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कक्षा से संबंधित शिक्षण कार्य की वो होती है एक शिक्षक की। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पे 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं आप यहाँ पे शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में एक छात्र घर पर बैठकर विश्व में होने वाली सभी घटनाओं, शैक्षिक आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो वह क्या देखता है दिन भर में? तो वो क्या करता है? प्रतिदिन वो इंटरनेट का उपयोग करता है। हमारे पास एक मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, ठीक है, उस पर इंटरनेट है, तो उसके माध्यम से हमको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है करंट के बारे में, देश विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमको सब पता चलता है एक इंटरनेट के माध्यम से। तो ऑप्शन सी होगा 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक के लिए विषय का पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो एक शिक्षक के लिए किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान यहाँ पे क्यों आवश्यक है? तो इससे क्या होगा, इसके अभाव से वह छात्रों की समस्याओं का सही समाधान नहीं कर पाएगा। अब कोई जो टीचर है वो क्लास में जाएगा किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने, लेकिन उसको अगर उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं होगा और उसके स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो वो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा और ना ही उनके क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। इसलिए होगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा तरीका है? ओरल एक्सप्रेशन को डेवलप करने का तरीका। तो परिचर्चाओं का आयोजन हो गया, इससे भी क्या हो सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सकता है, भाषण प्रतियोगिताओं से भी और अंताक्षरी का आयोजन करने से भी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके जो अध्यापक हैं विद्यालय में वो आपसे क्या है, नाराज हैं कि आपकी जो जुबान है वो दबी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आत्मनिरीक्षण करेंगे कि आपकी जो दबी जुबान है उसको सुधारने का आप वहां पे क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा 21 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक दक्षता या फिजिकल एफिशिएंसी के आधार पर
अक्षम बालकों या जो कुछ भी किसी भी बालक को जो कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है, डिसेबल बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो देखो जो दृष्टि बाधित है वो भी क्या है, डिसेबल ही बालक की श्रेणी में आता है। वाक्य दोष जो बोल नहीं पाता है और जो सुन नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 का ऑप्शन डी, ये सभी शारीरिक दक्षता के बालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है कि पूरी जो एक्टिविटी है, पूरा जो ध्यान है वो बच्चों पे ही होना चाहिए। तो इसलिए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज हो गया, बच्चे कितना लर्न कर पा रहे हैं, उनकी रुचि किसमें है, ये सभी आते हैं हमारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के व्यक्तिगत कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान यहाँ पे सीखने के व्यक्तिगत कारकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस प्रकार आप एक विद्यालय के पाठ्यक्रम या कैरिकुलम को परिभाषित कर सकते हैं? तो विद्यालय द्वारा संगठित छात्र का अनुभव। पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण जब होता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों के अनुभव के आधार पर ही हम किसी भी कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसका समर्थन करता है? तो जो संप्रेषण है वो समरूपता का भी समर्थन करता है और अनुरूपता का भी समर्थन करता है। तो इसलिए 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? तो कौन सी शैली है वो शिक्षण की जिसे आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? तो वो है यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण की जो शैली है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन के मात्रात्मक तकनीकों के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे लिखित परीक्षा हो गया, मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा, इन सभी को क्या है, मूल्यांकन के मात्रात्मक तकनीकों के रूप में शामिल किया जाता है। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, पिछड़ापन है, आवश्यक है या अनावश्यक है या असंभव है? तो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल आवश्यक है। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच ... की अपेक्षा यहाँ पे ... की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच ... की अपेक्षा ... की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बैठेगा इन ... में? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।